हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा आपका नाइन्थ का चैप्टर एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब आपको पता है कि आप नाइन्थ क्लास में आ गए हो तो चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम बिल्कुल अच्छे से जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसको कवर करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। आपका जो सेकेंड चैप्टर है, जो आपका चैप्टर 2 है सेल, वहां से आपका मेन सिलेबस शुरू होता है। ये हम इंट्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे। In the middle stage, sign invented you to be curious. Sorry, invited you. आपने देखा है कि जो मिडिल स्टेज थी आपकी, जो सिक्स सेवन्थ एट थी, उसमें साइंस ने आपको इनवाइट किया था कि आप क्यूरियस बनो, ऐसे क्यूरियोसिटी हो आपके मन में, सब चीज़ों को जानने की इच्छा हो। ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, और आपको वर्ल्ड को है क्लोजली ऑब्जर्व कर सके, कि आप सवाल पूछें टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अगर हम बात करें तो हमारी जर्नी में वी डिस्कवर दैट साइंस बिगिन विद वंडर एंड ग्रीव थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट। हमने ये पढ़ा था कि जो साइंस है वो किससे शुरू होती है, जब आप चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हो, वंडर करना शुरू करते हो, ठीक है। और ग्रीव कैसे होती है, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, फिर आप उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हो। इसे हम कहते हैं कि आप में साइंस का टेम्परमेंट है, साइंटिफिक टेम्परमेंट है। वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। और हमने क्या पढ़ा था कि आइडियाज पढ़े थे, कैसे कि कौन सी चीज़ें लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। तो ये सब हमने अभी मिडिल स्टेज तक आपका पढ़ा था। एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, जब आप नाइन्थ में आ जाते हो, दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विद emphasis ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। अब हम क्या करेंगे, डीप जाएंगे टॉपिक्स में। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट वट वी नो। साइंस ये नहीं होता कि जो हम सिर्फ जानते हैं, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, कि हम उसे कैसे जानते हैं। हाउ ऑब्जर्वेशन लीड टू मेजरमेंट, कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मेजरमेंट्स में कैसे बदलेगा, ठीक है। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशंस, हमें कैसे जो पैटर्न्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करना है सिंबल्स में और आपका इक्वेशंस में। हाउ मॉडल्स आर बिल्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कैसे मॉडल्स बनाए जाते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर सके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, आइडियाज को कैसे टेस्ट करते हैं। ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड, कैसे हम आइडियाज को टेस्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं, और कभी कभी अगर वो काम के नहीं है तो उन्हें डिस्कार्ड भी कर देते हैं। इन आर सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, जिसका नाम हमने रखा है एक्सप्लोरेशंस, वी विल लुक मोर क्लोजली, हम और ध्यान से देखेंगे, थिंक करेंगे ज़्यादा केयरफुली, फाइंड आउट करेंगे हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प अस टू मेक सेंस ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी आर प्लेसेस विद इन देम। और हम क्या देखेंगे, कि खोजने की कोशिश करेंगे कि जो साइंटिफिक आइडियाज हैं वो कैसे हमारी मदद करते हैं सेंस बनाने की, नेचर की, टेक्नोलॉजी की, और हमारी प्लेस क्या है उनमें, ठीक है। द रिफ्लेक्ट टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, द पेज नंबर्स हैव बीन थ्रू आउट द डिजाइन, जो आपके पेज नंबर्स है वो डिजाइन किए गए हैं। फ्रेम्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ कंपस, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए गए हैं, कंपास लगाई गई है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो आपका क्या सिंबलाइज करते हैं, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास आप इसलिए देखते हो, जब आपको कोई चीज़ बहुत ध्यान से देखनी होती है तब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। तो हम केयरफुल ऑब्जर्वेशंस के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास हमने सिंबलाइज किया है। नोटिस करेंगे पैटर्न्स को, पे करेंगे अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड, अदरवाइज मिस हो जाता जो, उसको ध्यान देखने के लिए। कंपास आपको रिमाइंड कराएगा कि एक्सप्लोरेशन जो है ऑल्सो नीड्स अ डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, कि चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, कि आप अप्रोप्रिएट मॉडल्स ले सकें, राइट क्वेश्चंस पूछ सकें, नोइंग द लिमिट ऑफ वेयर आइडियाज अप्लाइड। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी लिमिट कहाँ है, वेयर आप अपने आइडियाज को अप्लाई कर सकते हो। टुगेदर दे टेल अस द एक्सप्लोरेशन इन साइज इज नॉट वंडरिंग एमलेसली। और ये दोनों चीज़ें कौन सी, मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास, यानी केयरफुल ऑब्जर्वेशंस और डायरेक्शन, आपको ये बताएंगी कि एमलेसली वंडर करने को साइंस नहीं कहते, बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ अ वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पस। कि हम जब सेंस बनाने की कोशिश करते हैं दुनिया के बारे में, चीज़ें कैसे काम करती हैं, उसमें क्या यूज़ होता है, केयर एंड पर्पस होना चाहिए उसमें। द नेचर इज कॉम्प्लेक्स, नेचर आपका कैसा है, द नेचुरल वर्ल्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, स्टडिंग इट इन अ फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल, और आप इसे पूरा पढ़ पाएंगे बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसलिए टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल, और इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं, सिंप्लीफाइड वेज हैं ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम दैट फोकस ओनली ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। आपने क्या करना है, सिंप्लीफाइड वेज देखने हैं रियल सिस्टम के,
जो फ़ोकस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, किस पर आपको सवाल पूछने हैं। जैसे कि इन फिज़िक्स अ मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एज़ अ सिंगल पॉइंट, लेकिन केमिस्ट्री में एटम्स मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन एज स्फीयर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है। बायोलॉजी में जो सेल्स हैं वो शोन होते हैं एज डायग्राम हाइलाइटेड की पार्ट्स। अर्थ साइंस में अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर लेयर्ड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन्स। जो आपको क्या कह रहा है कि फिजिक्स में आपकी जो मूविंग कार है उसे सिंगल पॉइंट की तरह लेते हैं। केमिस्ट्री में जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें स्फीयर और बॉन्ड्स के तरीके से दिखाते हैं। बायोलॉजी में जो आपके सेल्स हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं विद की पार्ट्स, जहाँ आप लेबल वगैरह करते हो। अर्थ साइंस में जो अर्थ है उसे हम स्मूथ स्फेयर की तरह दिखाते हैं, लेकिन माउंटेन्स वगैरह भी तो होते ही हैं। ठीक है। डिस्टिंक्ट रीजन्स दिखाते हैं अर्थ में। बिल्डिंग सच मॉडल्स uh, involves making assumptions and deliberately ignoring certain details। और जब हम इन मॉडल्स को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, assumptions लेते हैं और deliberate यानी अपनी मर्जी से ये कोशिश करते हैं कि कुछ डिटेल्स को हम इग्नोर भी कर दें। फॉर एग्जाम्पल, when studying the motion of a falling object, जब आप एक मोशन को स्टडी करते हो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के, तो एयर रेजिस्टेंस में भी निगलेक्टेड। जो एयर आपका रेजिस्टेंस लगा रही है उसे हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ताकि हम क्या कर सकें, बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को स्टडी कर सकें। बायोलॉजी में देखें तो व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, जब आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड को, तो बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स को इग्नोर कर दिया जाता है सो दैट द ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शनिंग सिस्टम, ताकि जो आपका ऑर्गन है जैसे हार्ट है उसके जो फंक्शनिंग है उसको समझा जा सके, इसलिए हम क्या निग्लेक्ट कर देते हैं, मैनी इंडिविजुअल सेल्स को इग्नोर कर देते हैं। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक, और ये अपनी याद रखना है कि ये आपकी गलतियां नहीं है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो या हम इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो ये गलती है। दे आर डन ऑन पर्पस। हम इसे कैसे करते हैं, पर्पस के तहत। थिंग्स सिंपली टू सिंप्लीफाई थिंग्स, बट दिस स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ताकि हम उन सवालों का जवाब ढूंढ सके जिनको हम जानना चाहते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ देखो, अ क्रिकेट शॉट। थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल, आपने क्रिकेट बॉल के बारे में सोचना है, बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। ठीक है। यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, अब आपने इस चीज का एक सिंपल मॉडल बनाता है। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, आप क्या क्या उसमें इंक्लूड करेंगे, एंड व्हाट वुड यू इग्नोर, तो आप क्या उसमें इग्नोर करोगे। ठीक है। आंसर यहाँ देखो, वी मस्ट आस्क विद द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। तो आपने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि जो बॉल है वो क्रॉस करेगी बाउंड्री को विदाउट हिटिंग द ग्राउंड। For this, the things like the brand of the bat, color of the ball, the amount of grass on the field will make no difference। अब इसमें क्या है, आपकी ग्रास का कलर क्या है, आपकी कलर ऑफ द बॉल क्या है, द ब्रांड ऑफ द बैट क्या है, इन सब का कोई मायना नहीं है। ऑन द अदर हैंड, द मास ऑफ द बॉल, कि बॉल कितनी भारी है, स्पीड ऑफ द बॉल, डायरेक्शन इन विच इट हैज बीन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आपकी स्पीड है, डायरेक्शन है, बॉल का मास है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आप यहाँ दिखाओगे। Air resistance, the spin of the ball, and the stitching of the thread of the seam have smaller effect, और इग्नोर किया जा सकता है। जो आपका एयर रेजिस्टेंस है उसे आप इग्नोर कर सकते हो, स्पिन बॉल किस तरीके से हो रही है उसे इग्नोर कर सकते हो, स्टिचिंग उसकी बॉल पे जो कवरिंग सी होती है कप सीम की, उस वो कैसी है, वो स्मॉलर इफेक्ट है, उसको इग्नोर कर सकते हो इन अ सिंपल मॉडल। As we build more and more complex models, we add extra details for greater accuracy। और जैसे जैसे हम बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे हम उसमें और एक्स्ट्रा डिटेल्स डालते जाएंगे, लेकिन सिंपल मॉडल के लिए हम क्या देख रहे हैं इसमें, मास ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल, डायरेक्शन ऑफ द बॉल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मीट अ साइंटिस्ट, आपको एक साइंटिस्ट से मिलवाने की कोशिश की गई है। कौन है ये, मेघनाथ शाह जी, ऑन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है। जो आपके पोस्ट ऑफिस पोस्ट वाली स्टैम्प्स होती हैं उन पर इनका फोटो है। कौन है ये, एक साइंटिस्ट है। सिंप्लीफाइंग करेंगे स्टार्स को, साइंस ऑफन बिगिंस बाय इग्नोरिंग डिटेल्स। जो साइंस है वो कैसे शुरू होती है, जब हम इग्नोर करते हैं डिटेल्स को। व्हेन फिजिसिस्ट, ये क्या थे, कौन थे, फिजिसिस्ट थे। मेघनाथ शाह स्टडी करते हैं लाइट फ्रॉम स्टार्स, जो लाइट निकलती है स्टार्स में से।
ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि वो स्टार के हर एक एटम को मॉडल कर दे, ठीक है। एवरी रिएक्शन, एवरी मूवमेंट इनसाइड द स्टार, उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की कि स्टार में जितनी भी रिएक्शन हो रही थी वो उन सबको मॉनिटर करते, जितनी भी मूवमेंट हो रही थी इनसाइड द स्टार उसे लेते। इंस्टेड उन्होंने कोशिश की, ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज हॉट गैस, और उन्होंने क्या लिया कि जो आपका स्टार है, स्टार है उसमें क्या है, हॉट गैस है, उन्होंने इतना देखा और इग्नोर कर दी मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इग्नोर कर दिया। फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, उन्होंने किस पे फोकस किया, टेम्परेचर पे, स्टार के टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एंड हाउ एटम्स फॉर्म्ड आयंस, और कैसे जो एटम्स हैं वो बना लेते हैं आयंस। This simplification allowed him to explain how the color of the star is deeply connected to the temperature। और इस जो सिंपल मॉडल था उन्होंने क्या मदद की इससे, वो एक्सप्लेन कर पाए कि जो कलर ऑफ स्टार है, कलर ऑफ स्टार्स है वो डीपली कनेक्टेड होता है उसके टेम्परेचर से, क्योंकि उन्होंने क्या कंसिडर किया था कि स्टार में उन्होंने क्या लिया था कि वो हॉट गैस है, बाकी डिटेल्स उन्होंने इग्नोर कर दी थी, तो उन्होंने उसका लिया टेम्परेचर, प्रेशर, और हाउ एटम्स फॉर्म आयंस, ये उन्होंने कंसिडर किया था, किसने, मेघनाद शाह जी ने, ठीक है। अब एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। सपोज आप राइड कर रहे हो एक बाईसाइकिल को, कहाँ से, फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, एंड यू वांट टू मॉडल दैट टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। तो आपने कहा स्कूल से घर जाते हुए जो आपको टाइम लग रहा है वो आप मॉनिटर करना चाहते हो, ठीक है, मॉडल करना चाहते हो। व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, आप कौन सी डिटेल्स रखोगे। व्हाट डिटेल्स कुड यू इग्नोर, आप कौन सी डिटेल्स इग्नोर कर सकते हो। सजेस्ट व्हाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स में एक्चुअली बी यूजफुल, और बताओ कि कौन सी डिटेल्स है जैसे इग्नोर करना आपके लिए यूजफुल हो सकता है। एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली, जैसे जैसे आप साइंस को मोर डीपली एक्सप्लोर करते हो, आप नोटिस करोगे दैट इट यूजेस लैंग्वेज इन अ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वे। आप देखोगे कि वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है साइंस, वो बहुत ही केयरफुल होती है और प्रिसाइज होती है। मेनी वर्ड्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि फोर्स हो गया, वर्क हो गया, सेल हो गया, रिएक्शन हो गया, और स्पेसिफिक मीनिंग है साइंस में, ठीक है। ये जो मीनिंग है often very specific होता है, because जो scientific ideas हैं must be communicated clearly and ambiguously। तो आपके जो बहुत सावधानी से जो आपके वर्ड्स हैं जैसे कि वर्क, फोर्स, सेल, रिएक्शन, इनकी स्पेसिफिक मीनिंग है साइंस में, और इन्हें कम्युनिकेट करना, स्पेसिफिक आइडियाज को साइंस में कम्युनिकेट करना क्लियरली बहुत ज़रूरी है। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशंस, ताकि जो आपके साइंटिस्ट हैं वो वर्ल्ड में आपका साइंस है ना, तो वो डिस्क्राइब कर सकें उन ऑब्जर्वेशंस को। अगर सब अलग अलग अपने अपने तरीके से चीज़ों के नाम रखेंगे, चीज़ों के अपने मतलब निकालेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशंस, हमें क्लियरली अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना होता है। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशंस, कंपेयर रिजल्ट्स एंड बिल्ड आइडियाज़ टुगेदर, ताकि वो एक साथ काम कर सकें, रिजल्ट्स को देख सकें। साइंस यूजेस शेयर लैंग्वेज ऑफ दीज स्पेसिफिक टर्म्स, और साइंस क्या करती है, शेयर करती है अपनी लैंग्वेज को स्पेसिफिक टर्म्स के तहत, सिंबल्स के तहत, यूनिट्स के तहत, जैसे क्वांटिटीज, जैसे कि मास, वेलोसिटी, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं कुछ सिंबल्स के साथ, जैसे मास बन गया m, वेलोसिटी बन गया v, फोर्स बन गया f, और इलेक्ट्रिक करंट बन गया I। ये आपके सिंबल्स हैं, ईच एसोसिएटेड विद द डिफाइंड यूनिट, और हर एक जो है उसके पास अपनी डिफाइंड यूनिट है। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स, और यही प्रिसीजन के लिए एक प्रिसीजन होता है जब आप किसी चीज़ को सटीक तरीके से, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का भी हम इसमें अलाउ करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली, और हम इसमें मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं जब हमें जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें एक्सप्रेस करना हो क्लियरली और टेस्ट करना हो केयरफुली। दिस कैन समटाइम्स फील चैलेंजिंग, और कभी कभी ये चैलेंजिंग भी लग सकता है, लेकिन it is important to remember that mathematics in science is not meant to be a hurdle, कि वो हर्डल नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स साइंस में। इंस्टेड इट इज अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड।
इंस्टेड ये एक लैंग्वेज है जो हमें मदद करती है और भी ज़्यादा ध्यान से चीज़ें सोचने की। An equation is not just a calculation tool. It is a compact statement about how certain things are related. और जो आपकी इक्वेशन है वो सिर्फ एक कैलकुलेशन टूल नहीं है, एक कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपकी कुछ चीज़ें जो हैं रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज। अगर आप मोशन को डिस्क्राइब करना चाहेंगे यूजिंग क्वांटिटीज जैसे कि डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, तो आप अलाउ अस टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट लेटर मोमेंट। तो आप क्या करोगे, जो आप मोशन की क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हो, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो आपको वो जवाब मिलेंगे जिनको बताएं, जो आपको ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट लेटर मोमेंट पे कहाँ होगा। In the same way, mathematical expressions are used to describe the rate of chemical reaction. तो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बताता है, वो डिस्क्राइब करता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा, और चेंजेस इन एनर्जी विद इन अ सिस्टम कैसा होगा। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। और जब आप लर्न करते हो मैथमेटिक्स का यूज साइंस में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मेमोराइज कर लोगे उन इक्वेशंस को। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि आप अंडरस्टैंड करो सिचुएशन को फेयर पहले, आइडेंटिफाई करो रेलिवेंट क्वांटिटीज, जान पाओ कि रेलिवेंट क्वांटिटीज कौन सी दी हुई हैं, देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशन टू रीजन केयरफुली, और उसके बाद मैथमेटिकल रिलेशनशिप को कैसे यूज करना है। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम्स अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग। जिस वजह से मैथमेटिक्स क्या बन जाता है, एक पावरफुल लैंग्वेज बन जाता है थिंकिंग के लिए, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स। सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर्स को फाइंड करने के लिए नहीं, ठीक है, सोचने के लिए भी। If you focus first on understanding the situation, quantities involved, equations will begin to feel less obstacle and more like a helpful guide in your exploration of science. अगर आप पहले क्या करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि सिचुएशन क्या है, क्वांटिटीज कौन सी इन्वॉल्व है, तो जो इक्वेशन है वो एक हर्डल की तरह नहीं दिखेगी, लेकिन एक हेल्पफुल गाइड की तरह दिखेगी जिसमें आप एक्सप्लोर कर रहे हो साइंस को। यहाँ पे देखो, थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी दिया हुआ है। वाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोट बाय सी। आपसे ये पूछा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिनोटेड क्यों होता है बाय अ सिंबल सी। तो साइंटिफिक सिंबल जो होते हैं ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री। वो कहाँ से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, और बेस्ड होते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर। किस पर बेस्ड होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर, एंड नॉट नेसेसरली एब्रीवेशन ऑफ कन्वीनियंस। और ये जरूरी नहीं है कि बस आपको कन्वीनियंट लगा कि चलो सी रख देते हैं तो सी रख दिया, नहीं। इस पर होते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इज यूजली डिनोटेड विद सिंबल c since it comes from a Latin word celeriates। ठीक है, तो सेलेरिटाज या सेलेरिएट कह सकते हो, उसका मतलब होता है मीनिंग स्पीड। क्या मतलब होता है, सेलेरिटाज का मतलब होता है स्पीड, तो वहां से आया आपका सिंबल सी। द टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट। तो आज हमने क्या लिया है, स्पीड ऑफ लाइट को एक फिजिकल कांस्टेंट लिया है, ठीक है, डिफाइंड बाय एग्जैक्टली मीटर पर सेकेंड। इससे आप इसे डिफाइन कर सकते हो, कितना हो गया ये, 100, सॉरी, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़, ठीक है, मिली पर सेकेंड। फिर देखो, रेडी टू गो बियॉन्ड। रेडी टू गो बियॉन्ड, एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन। ठीक है, आपने एयरप्लेन में फ्यूल की मिसकैलकुलेशन कर ली कि कितना डालेगा, कैसे। इन अ वेल नोन इन अ वेल नोन इंसिडेंट, अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट रैन आउट ऑफ फ्यूल। एक बहुत ही जाने माने इंसिडेंट में एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो था उसमें फ्यूल जो है वो खत्म हो गया मिड फ्लाइट ड्यू टू मिक्सअप इन यूनिट्स, क्योंकि उसमें मिक्सअप हो गई यूनिट्स की। फ्लाइट को कितना चाहिए था, 22,300 kgs फ्यूल चाहिए था इन टोटल, लेकिन जो ग्राउंड क्रू था उसने मिस कैलकुलेट कर लिया, और जो फ्यूल रिक्वायर्ड था उससे कम में, ठीक है। सिंस दे यूज द डेंसिटी ऑफ अ फ्यूल इन पाउंड्स, क्योंकि उन्होंने किस चीज में कैलकुलेट किया, यूनिट चेंज कर दी, पाउंड्स में किया, पर लीटर रादर देन किलोग्राम। तो उन्होंने पाउंड्स में कर दिया पर लीटर रादर देन की किलोग्राम में करते पर लीटर। तो एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ द फ्यूल। तो कितना शॉर्ट हो गया एयरक्राफ्ट में, आपका जो फ्यूल था वो 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल हो गया। लकीली कुड ग्लाइड टू एन इमरजेंसी लैंडिंग। वो लकीली कि उन्हें एक इमरजेंसी लैंडिंग करने को मिल गई।
which damaged the aircraft though there were no casualties. उसने एयरक्राफ्ट को तो डैमेज किया लेकिन नो कोई कैजुअलिटीज नहीं थी, कुछ किसी को हार्म नहीं हुआ। पाउंड्स एंड किलोग्राम्स आर वेरी डिफरेंट। ये जो दो यूनिट है ये बहुत ही डिफरेंट है। यूजिंग स्टैंडर्ड एसआई यूनिट एवरीवेयर अवॉइड कन्वर्जन एंड एरर। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन्हीं एरर्स से बचने के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर आता है थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी आपका, वाई किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। और आपसे ये पूछा जाएगा कि किलोग्राम हमेशा हर जगह क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बाय करते हो राइस, वेजिटेबल्स, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किलोग्राम में होगा, टू मीन द सेम अमाउंट एवरीवेयर, ताकि आपको सेम अमाउंट मिले हर जगह। इमेजिन द कंफ्यूजन इफ यू यूज डिफरेंट वेट एवरीवेयर। अगर आपको हर जगह एक डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करनी पड़े, डिफरेंट वेट इस्तेमाल करना पड़े, तो बहुत ही कंफ्यूजन रहेगा। थैंकफुली मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसीलिए जो आपके यूनिट्स होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होते हैं, नॉट लोकल ऑब्जेक्ट्स और ओपिनियन, ना कि लोकल ऑब्जेक्ट्स या ओपिनियन पे। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स जो होती हैं, वो अलाउ करती हैं साइंटिफिक रिजल्ट्स को कंपैरिजन के लिए, इंश्योर करती हैं फेयरनेस। जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारा ट्रेड होता है, उसके लिए फेयरनेस लाती हैं। जैसे कि एक वेजिटेबल सेलर यूजिंग अ पैन बैलेंस, ये देखा है ना आपने, तराजू, इसमें करते हैं, तो ये हर जगह सेम होता है। ठीक है। एज ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, जैसे जैसे आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करते हो, मेजरमेंट्स को रिफाइन करते हो, जो आइडियाज टेस्ट होते हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंट, वी कैन ऑर्गेनाइज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक वे। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस रिपीट होंगी, मेजरमेंट्स रिफाइन होंगी, आइडियाज टेस्ट होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको सिस्टमिक वे में, सिस्टमैटिक वे में। तो सेकेंडरी स्टेज पे आपको ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, लॉज मिलेंगी, थ्योरीज मिलेंगी, प्रिंसिपल्स मिलेंगे, जो स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं साइंस में। अब लॉ किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो लॉ यूजुअली डिस्क्राइब होता है एक रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है नेचर में, जैसे कि ऑफन इसे एक्सप्रेस्ड किया जाता है यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशनशिप। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो जर्क फेल्ट में ना, बस स्टॉप सडनली, जब एक बस एकदम से रुकती है तो जो आपको एक जर्क मिलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ कहते हैं। तो वो क्या हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। थ्योरी किसे कहते हैं, एक स्टेप फर्दर प्रोवाइड करेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दोस पैटर्न्स अकर। थ्योरी किसे कहते हैं, एक स्टेप आगे होता है ये, जिसमें प्रोवाइड करेगा कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन भी देता है ये कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। ठीक है। यूजली बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर ओवर टाइम एंड अवेलेबल एट दैट टाइम। और ये किस पर बेस्ड होता है, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, एविडेंस गैदर की है ओवर द टाइम और उस वक्त जो अवेलेबल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एटॉमिक थ्योरी है आपकी, वो एक्सप्लेन करती है हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। जो आपकी एटॉमिक थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है आपको क्या, हाउ मॉलिक्यूल्स आर, हाउ मॉलिक्यूल्स आर फाउंड। ठीक है, ये आपको बताती है। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स, एक ब्रॉड आइडियाज जो हेल्प करता है मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल है ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, जिसमें आपको एनर्जी के बारे में बताया जाता है कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, वो अप्लाई होता है क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स में। ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट इन साइंस अ थ्योरी डज नॉट मीन अ गेस और एन अनटेस्टेड आइडिया। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, आपने पहले पढ़ा है साइंस में कि जो थ्योरी है वो ऐसा कोई गेस वर्क नहीं है कि आपने बस सोच लिया अपने मन से कि हमारा मन कर रहा है हमने ये सोच लिया, नहीं, अनटेस्टेड भी नहीं है वो। ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, उस पर एक्सप्लेनेशन, थ्योरी का मतलब क्या होता है कि आप उस पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, क्या और कैसे और क्यों, बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग, जिसमें आप केयरफुल टेस्टिंग करते हो, क्रिटिकल एग्जामिनेशंस करते हो। ये जो आइडियाज हैं वो ऑलवेज ओपन होते हैं टू इम्प्रूवमेंट एंड ऑफन चेंज एज न्यू एविडेंस बिकम अवेलेबल। और ये जो आइडिया होते हैं ये आपके खुले होते हैं कि आप इनमें इम्प्रूवमेंट कर सको, जो चेंज है वो आप इसमें ला सकते हो जब आपको नए एविडेंस मिल जाए। ठीक है। इट इज़ अ की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक्स इट रिलायबल। और ये की फीचर है साइंस का, क्या, चेंज और ओपन टू इम्प्रूवमेंट, जो मेक करती है उसको रिलायबल बनाती है। ठीक है। One of the most remarkable strength of science is its ability to make prediction.
और एक बहुत ही रिमार्केबल स्ट्रेंथ क्या है साइंस का, कि हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि जो व्हेन लॉज, थ्योरीज, मॉडल्स वेस्ट वेल इस्टेब्लिश होते हैं, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं व्हाट विल हैपन अंडर न्यू और डिफरेंट कंडीशंस। हम पता कर सकते हैं कि क्या होगा डिफरेंट कंडीशंस में, बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही कर सकते हैं। इन मैनी केसेस इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं भी कर पाते तब भी बता पाते हैं कभी कभी। यूजिंग आइडियाज अबाउट मोशंस वी कैन प्रिडिक्ट हाउ फार अ किक्ड फुटबॉल विल ट्रैवल। जो हमारे मोशन के आइडियाज हैं उनसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो आप फुटबॉल को किक करोगे वो कितनी दूर तक ट्रैवल करेगी। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी कैन एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। और केमिकल रिएक्शन की मदद से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हम ये पता लगा सकते हैं। कितने हाउ सॉफ्ट अ बेक ब्रेड वुड बी। जब आप एक ब्रेड को बेक करोगे तो वो कितना सॉफ्ट होगा ये भी हम पता लगा सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वंस ब्रीदिंग वुड चेंज व्हाइल रनिंग, कि जो आपकी ब्रीदिंग है जब आप दौड़ने लगोगे तो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रिमेंबर दैट दीज प्रिडिक्शंस, अब ये गेस वर्क नहीं है, ठीक है, ये आपने रीजनड एक्सप्लेनेशन है, रीजनड एक्सपेक्टेशंस है ये आपकी, बेस्ड ऑन किस पर, एविडेंस पर, जो आपने इतने सालों में कलेक्ट किया है ओवर द टाइम। ठीक है, और केयरफुल थिंकिंग से आया है ये। इवन प्रिडिक्शंस मैच ऑब्जर्वेशन, और ये प्रिडिक्शंस जो है वो मैच करती हैं आपकी ऑब्जर्वेशन से। कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रोज, और जब ये आपकी प्रिडिक्शंस जो है वो मैच कर जाती हैं ऑब्जर्वेशन से तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है साइंस में। ठीक है, बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन दे डू नॉट, scientists re-examine their assumptions, when they do not, scientists re-examine their assumptions, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो री-एग्जामिन करते हैं अपने assumptions को, मॉडल्स को, मेजरमेंट्स को। इन दिस वे जो प्रिडिक्शन जो है वो पावरफुल टूल बन जाता है, ड्राइव करता है फर्दर कि हम और एक्सप्लोर करें और डीपर अंडरस्टैंडिंग करें वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक देखोगे, पॉज एंड पॉन्डर, थिंक ऑफ अ प्रिडिक्शंस यू और योर फैमिली मेड रिसेंटली। आपने एक ऐसा प्रिडिक्शन बताना है जो आपकी फैमिली ने और आपने बनाया हो रिसेंटली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द आउटकम ऑफ अ क्रिकेट मैच, जब आप क्रिकेट अपने फैमिली के साथ देखने बैठते हो तो आपने क्या प्रिडिक्शन किया, कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, कौन जीतेगा। ठीक है, वॉज इट बेस्ड ऑन एविडेंस, क्या वो एविडेंस पर बेस्ड था, एंड द रीजनिंग और मेनली ऑन गेस वर्क, क्या वो रीजनिंग पर बेस्ड था, एविडेंस पर बेस्ड था, या सिर्फ गेस वर्क था आपका, या आपकी इच्छा थी कि इंडिया जीते। ठीक है, हाउ कैन साइंटिस्ट साइंटिफिक थिंकिंग इम्प्रूव सच प्रिडिक्शंस, और जो आपकी साइंटिफिक थिंकिंग है वो कैसे इम्प्रूव कर सकती है इन प्रिडिक्शंस को, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, फिर आता है एक और एग्जाम्पल आपके पास, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शंस, हम कैसे चेक कर सकते हैं प्रिडिक्शंस को। तो वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना इट विल रेन दिस आफ्टरनून, तो वर्षा ने अपने दोस्त मेघना को बताया कि शायद दोपहर में बारिश हो सकती है, बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। और उसने रीजन क्या दिया, रीजन क्या था उसका, कि बादल जो हैं वो डार्क हो रखे हैं। थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क वर्षा टू मेक दिस प्रिडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल, तो आप ऐसे कुछ सवाल पूछो, सोचो जो मेघना पूछ सकती थी वर्षा से। ठीक है, good scientific questions will look for measurable evidence and pattern, past patterns। जो आपके scientific questions होते हैं वो measurable evidence पे और past patterns पर based होते हैं। Questions with simple yes or no answers are usually not so useful। सिर्फ हाँ या ना के जो सवाल होते हैं वो हमारे साइंस में ज्यादातर काम के नहीं होते। मेघना could ask वर्षा questions like, they are just example, okay, what are the conditions of sky when it rained the last time, कैसी conditions थी पहले जब बारिश हुई थी। what is the humidity today, ह्यूमिडिटी कैसी है आज की। was it above 80% the last time it rained, क्या ये आज 80% से ज़्यादा है जितनी पहली बारिश में थी। what is today's wind speed and direction, wind की speed और direction क्या है, जो आपकी हवा चल रही है उसकी speed और direction क्या है। is the temperature dropping like it did before the recent rain, क्या पिछली बारिश की तरह इस बार भी टेम्परेचर गिर रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस लाइक दीज आस्क अबाउट मेजरेबल डाटा, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, मेजरेबल है, मेजरेबल डाटा देते हैं, पास्ट पैटर्न्स के बारे में भी देखते हैं, विच गो बियॉन्ड मेयर क्लाउड्स लुक डार्क, तो वो किससे ज़्यादा डिटेल्ड है, क्लाउड्स लुक डार्क से ज़्यादा रीजनेबल और एविडेंशियल है। ठीक है, रेडी टू गो बियॉन्ड, वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग, आपने देखा होगा कभी कभी वेदर
का जो आपका ऐप है अपने फ़ोन में, कि वो कभी-कभी गलत बता देता है कि बारिश हो रही है, लेकिन धूप निकली होती है, कभी-कभी धूप निकली होती है और वो कहता है बारिश होएगी, ठीक है? तो वेदर डिपेंड्स ऑन मेनी चेंजिंग फैक्टर्स। जो आपका वेदर है वो बहुत सारे चेंजिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो चेंजिंग फैक्टर्स कौन से हैं आपके पास? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है? तो ये सब आपके चेंजिंग फैक्टर्स होते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड, ठीक है? वेदर फोरकास्ट जो है यूज करता है मेजरमेंट्स और मॉडल्स को, बट वेरी टाइनी डिफरेंस इन कंडीशंस कैन ग्रो ओवर टाइम, ठीक है? तो फोरकास्ट जो है वो मेजर करता है, मेजरमेंट्स और मॉडल्स देता है, लेकिन बहुत टाइनी डिफरेंस होता है कंडीशन दैट कैन ग्रो ओवर टाइम, लीड टू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, जिसकी वजह से कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। दिस इज वाई फोरकास्ट आर यूजुअली रिलायबल फॉर अ फ्यू आवर्स और इवन फॉर अ फ्यू डेज। इसीलिए जो फोरकास्ट है वो रिलायबल होते हैं कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों तक के लिए, बट लेस सर्टेन फर्दर इनटू द फ्यूचर। लेकिन ये होते हैं लेस सर्टेन हो जाते हैं जब आप और भी ज्यादा फ्यूचर के बारे में देखने लगते हो। Even the most successful scientific theories have limits and may fail when new conditions are explored or even measurements become more precise. तो क्या हो गया, बहुत सारे जो सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है, वो भी फेल हो जाती हैं न्यू कंडीशंस पर। जैसे से हम न्यू आइडियाज और न्यू मेजरमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? वो जैसे न्यू आइडियाज, न्यू मेजरमेंट्स और ज़्यादा प्रिसीजन में आ जाते हैं। तो सच फेलियर्स आर नॉट वीकनेस ऑफ साइंस। तो ऐसी जो ये जितने भी फेलियर्स हैं ये वीकनेस नहीं है साइंस की। इनफैक्ट दे आर इट्स दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बल्कि यही हमारा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। जब हमारे प्रिडिक्शंस मैच नहीं करते ऑब्जर्वेशंस के, तो साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट द आइडियाज बेस्ड ऑन ओपिनियन और बिलीफ। तो साइंटिस्ट जो आपके आइडियाज को हैं उन्हें रिजेक्ट या ओपिनियंस पर बेस्ड या बिलीफ पर बेस्ड रिजेक्ट नहीं करते, सिर्फ एविडेंस पर करते हैं। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी जो है कभी भी फाइनल नहीं होती। नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन, और कोई भी ऐसी नहीं है जिस पर आप सवाल नहीं कर सकते। किसी भी साइंटिफिक थ्योरी पर आप सवाल कर सकते हो। दिस ओपननेस टू बीइंग करेक्टेड बाय नेचर, और ये जो साइंस की ओपननेस है कि आप उसे किसी भी वक्त करेक्ट कर सकते हो, नेचर आपका उसको किसी भी वक्त करेक्ट कर सकता है अपने आप। what allowed science to help us in understanding the world we live in, और इसी स्ट्रेंथ को साइंस साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए साइंस मदद करता है, ठीक है? थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी पर आ जाते हैं वापस। चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया, इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग इक्लिप्स। आपने सुना होगा कि जब सोलर इक्लिप्स होता है तो हमसे कह दिया जाता है कि खाना नहीं खाना है। तो क्या ये सच है या नहीं है, चलिए जानते हैं। A commonly circulated claim is that food should not be eaten during eclipse because it becomes harmful। ये कह दिया जाता है कि जो फूड है इक्लिप्स के वक्त वो हार्मफुल हो जाता है। लेकिन ये डिसप्रूफ है, कम्स फ्रॉम आस्किंग सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चन। लेकिन उसको आपको सिर्फ सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि इक्लिप्स इज नॉट अ प्लेइंग ऑफ शैडो, प्ले ऑफ शैडो, कि ये कोई छाया का खेल तो है नहीं। व्हाट फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग इक्लिप्स, क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग इक्लिप्स? डस टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली, क्या टेम्परेचर गिरता है? डस फूड गो बैड इफ इट्स लेफ्ट इन शैडो, क्या फूड जो है वो बर्बाद हो जाएगा शैडो में? यू विल कंक्लूड दैट नो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट सच क्लेम। और आप देखोगे कि कोई भी ऐसा फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है जो इस सपोर्ट को क्लेम कर सके, ठीक है? As you continue your journey through science in grade 9 and 10, you will gradually develop habit of thinking that are useful far beyond the classroom. आप ऐसे जैसे जैसे आप 9th और 10th में आगे साइंस को एक्सप्लोर करोगे, आपको हैबिट बन जाएगी सोचने की कि ये आपकी यूजफुल है क्लासरूम के बाहर भी। हेल्पफुल स्ट्रैटेजी इज इट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन बीइंग स्टडीड। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो सिचुएशन है आप उसे पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, आइडेंटिफाई करें क्वांटिटीज जो कि मैटर करती हैं, और फाइनली एक रफ एस्टिमेट दें टू चेक वेदर एन आंसर मेक सेंस, और फिर कि आपका जवाब जो है वो सेंस बना रहा है या नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यूज आर ऑल नॉट ऑलवेज नेसेसरी, और एग्जैक्ट वैल्यूज की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनिंग। स्पेशली कब? जब आप अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनिंग पर होते हैं। ऑफन एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज इनफ टू टेल अस वेदर अ रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल। पहले शुरुआत में सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है
कि जो आपका रिजल्ट है वो रीजनेबल है या इम्पॉसिबल है, ये पता लगाओ सिर्फ, ठीक है। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प्स यू बिल्ड इंट्यूशन, डिटेक्ट एरर्स एंड डेवलप कॉन्फिडेंस। अब जब आप लर्निंग करते हो तो वो आपको हेल्प करती है इंट्यूशन बिल्ड करने में, एरर्स को डिटेक्ट करने में, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने में कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या नहीं है। जो साइंस है वो वैल्यू करती है केयरफुल रीजनिंग को, परहैप्स मच मोर देन एक्यूरेट कैलकुलेशंस। जो आपकी साइंस है वो केयरफुल रीजनिंग को ज़्यादा तवज्जो देती है कंपेयर टू कि आपकी कितनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। रेडी टू गो बियॉन्ड, एक और देखते हैं। हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ, ठीक है। 4 की फैमिली है, 4 मेंबर्स हैं फैमिली में, और एक मंथ के लिए कितना राइस हमें चाहिएगा, ठीक है। राइस बीइंग कुक्ड ऑन अ गैस स्टोव। To make a rough estimate, assume that all their calories need come from rice alone। और आपने इसको पता लगाने के लिए, रफ एस्टिमेट लेने के लिए आपने ये इमेजिन किया है कि जितनी भी कैलोरीज वो इनटेक कर रहे हैं वो सिर्फ राइस से आ रही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एवरेज अडल्ट को चाहिए होती है अराउंड 2000 टू 2500 किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है, इतनी चाहिए होती हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस प्रोवाइड्स व्हेन कुक्ड। तो आपने ये पता करना है कि कितनी कैलोरीज हैं जो आपका 100 ग्राम अनकुक्ड राइस वो प्रोवाइड करता है जब कुक हो जाता है, ठीक है। तो यूज दिस एस्टिमेट डे फॉर द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, और फिर आप इससे एस्टिमेट निकालोगे कि एक कितना चाहिए होता है एक फैमिली को। द एम इज नॉट टू गेट एग्जैक्ट नंबर, और हमारा एग्जैक्ट नंबर जानने का मोटिव नहीं है, बट टू चेक वेदर द आंसर मेक्स सेंस। आपको बस ये जानना है कि आपका जो आंसर है, जो आपका जवाब है वो सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा। एज 100 ग्राम फॉर अ मंथ इज क्लियरली टू लिटिल। और आपने देखा होगा कि जो 100 ग्राम राइस है वो तो बहुत लिटिल रहेगा, ठीक है, वो तो बहुत ही थोड़ा रहेगा। वाइल फ्यू टन्स इज फार टू मच। और आप देखोगे जो टन्स हैं, टन्स ऑफ राइस अगर लेंगे तो टू मच हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप रीजनेबल रीजन कर सकते हो। सच एस्टिमेशन हेल्प्स कनेक्ट साइंस टू एवरीडे क्वेश्चंस। और ये जो एस्टिमेशंस आप लगा रहे हो ये एवरीडे साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें उनमें कनेक्शन बनाता है। अबाउट फूड रिसोर्सेज एंड व्हाई अप्रोक्सीमेट रीजनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल। की जो आपकी अप्रोक्सीमेट रीजनिंग आप ले रहे हो वो एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो। एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीद इन वन डे। एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर आपकी बात हो रही है। तो स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट। आप कितनी ब्रेथ्स लेते हो इससे शुरुआत करो एक मिनट में। द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेथ, और एक जो ब्रेथ है उसका वॉल्यूम कितना है। योर एम इज टू फाइंड इज नॉट टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। और आपका एम ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट आंसर पता करो, बट अ रीजनेबल एस्टिमेट लगाओ, ठीक है। रीजनेबल एस्टिमेट लगाओ, जैसे कि एट रेस्ट जो हम लेते हैं 12 टू 15 ब्रेथ्स लेते हैं हम मिनट, कितने लेते हैं 10 टू 15 जो हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है। एंड देयर आर 60 इंटू 24, यानी 1440 मिनट्स इन अ डे। कितने मिनट्स होते हैं डे में 1440। So we take roughly 18 to 12 22,000 breaths, about 20,000 breaths a day। यानी कितनी लेते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 20,000 breaths लेते हैं एक दिन में। We also need to find the volume of air in one breath। तो आप one way to estimate this कैसे आप पता लगा सकते हो। About it takes about 4 to 5 breaths to fill a typical rubber party balloon। तो आपने देखा होगा कि जब आप एक गुब्बारे को फुलाते हो पार्टी के लिए किसी, तो आपको कितनी ब्रेथ्स लगती हैं एक बलून को फिल करने के लिए, तो 4 to 5 लगती हैं। व्हेन इन्फ्लेटेड व्हेन इन्फ्लेटेड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 2 लीटर्स। और जब वो इन्फ्लेट हो जाते हैं यानी बलून भर जाता है तो उसमें कितनी वॉल्यूम होती है 2 लीटर के हिसाब से होती है। वन ब्रेथ पर हैप्स अबाउट 0.5 लीटर्स। तो वन ब्रेथ आपने कैलकुलेट कर ली कि वो कितनी होगी 0.5 लीटर्स होगी। तो आप वी ब्रेथ अबाउट 10,000 लीटर्स ऑफ एयर इन अ डे। तो हम कितनी लेते हैं आपकी 10,000 लीटर्स ऑफ एयर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इतनी लेते हैं। नाउ इट इज़ हार्ड टू सी इफ दिस एस्टिमेट इज रीजनेबल और नॉट। अब ये तो मुश्किल है पता लगाना कि ये रीजनेबल है या नहीं है, बट इफ वी गो बैक टू अ बलून एग्जाम्पल, वन कुड ब्लो अप अ बलून इन अबाउट 20 सेकेंड्स। और आप देख सकते हो कि आप एक बलून को जब फोड़ना हो तो उसको 20 सेकेंड्स में फोड़ सकते हो। सो
मे बी वी कुड फिल 3 balloons इन अ मिनट, तो हम 3 balloons को फिल कर सकते हैं 1 मिनट में, मल्टीप्लाइंग 3 balloons पर मिनट, उसको 2 लीटर्स पर बलून से देखेंगे, और 40 मिनट्स पर डे से ये हमें 8640 लीटर्स देगा, जो कि एक एस्टिमेशन पर्पस है रीजनेबली क्लोज आने का, कि जो अर्लियर एस्टिमेट था 10,000 लीटर का वो सही है नहीं है, ठीक है। नेचुरली वी कुड गेट एक्सट्रीमली टायर्ड वेरी क्विकली आफ्टर ब्लोइंग बलून्स नॉन स्टॉप, अनलाइक नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीदिंग, तो हम बहुत जल्दी थक भी जाएंगे जैसे कि रेस्ट से अलावा, ठीक है। Describe one situation where an approximate answer is good enough and one where you need an exact value. आपको एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें आपका एक अप्रोक्सीमेट आंसर काम कर जाए, और एक ऐसी बतानी है जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर ग्रेड 10 इफ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस, इट विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। अगर आप 10वीं के बाद 10th के बाद अपना साइंस स्टडी करना चाहोगे तो उसे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। एंड इवन इन ग्रेड 9 एंड 10 chapters will focus on some of these areas. We have highlighted some of the exciting things you may learn about in the next level up boxes. However, do remember that the natural world does not have any such boundaries. हमने तो इस बुक में बाइफर्केट किया है चीज़ों को, ठीक है, डिवीजन किया है उनका, लेकिन जो नेचर है उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। These divisions are made by us only to help organize knowledge. ये हमने क्यों किया है डिवीजन, ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सके अपनी नॉलेज को। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे के। मोस्ट ऑफ द जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं टुडे, वो such as understanding climate change, developing medicines, designing sustainable technologies require ideas and several disciplines together. तो ये सब चीज़ों को क्या चाहिए, कंबाइंड नॉलेज चाहिए हमें इनके लिए। साइंस ऑल्सो कनेक्ट नेचुरली विद मैथमेटिक्स से भी कनेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट करता है, आर्ट से भी कनेक्ट करता है, और सोशल साइंसेस से भी कनेक्ट करता है, ताकि हम सेंस बना सकें किसका, वर्ल्ड का। वी नीड टू कनेक्ट मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज, तो हमें कनेक्ट करना पड़ता है मल्टीपल वेज को ऑफ नोइंग आइडियाज एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज, ईच इनरिचिंग द अदर, जो एक दूसरे को इनरिच करती हैं। पॉज एंड पॉन्डर, चूज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, आपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट करना है, मेक अ प्रेशर कुकर और अ मोबाइल फोन, और बनाना क्या है, प्रेशर कुकर या मोबाइल फोन, और एक प्रॉब्लम मे बी अ ट्रैफिक जैम नियर योर स्कूल लेना है। मेक अ स्केच लिस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और मैथमेटिक्स आर इन्वॉल्व, और उसमें आपने कौन कौन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, अर्थ के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, so at least 2 branches of science connect with your example, और आपने 2 चीजें ऐसी बतानी है, ठीक है। रेडी टू गो बियॉन्ड में देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ सर्जिकल मास्क लिया है हमने यहाँ पे। हाउ डज अ मास्क रियली वर्क, आपने देख बताना है कि जैसे कोविड-19 में आपको मास्क लगाने को बोला गया था, तो वो कैसे वर्क करता है ये आपसे पूछा गया है। सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर नॉलेज, और किसी भी प्रॉब्लम्स को, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें नॉलेज चाहिए होती है। सेवरल ब्रांचेस जो हैं साइंस की, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जो वी यूज्ड मास्क फॉर सेफ्टी, वी यूज्ड मास्क फॉर सेफ्टी के लिए हमने मास्क लगाए थे। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क रिक्वायर्स द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फिजिक्स, और इसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो किसका था, अ पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमने लिया था, ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का कौन सा कॉन्सेप्ट था, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर फाइबर्स, ये आपको पता था मास्क किससे बने हैं, पॉलीमर फाइबर से बने हैं। बायोलॉजी का कौन सा था, कि साइज एंड बिहेवियर ऑफ द वायरस क्या था, जो आपका वायरस था उसका साइज क्या था, ठीक है, और उसका बिहेवियर कैसा था, साइज और बिहेवियर कैसा था वायरस का, वो हमने बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट लिया था। मैथमेटिक्स में हमने लिया था मॉडलिंग एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, की जो एयर फ्लो आ रहा है और जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए कि वायरस अंदर ना जाए, उसकी एफिशिएंसी भी हमने देखी थी। फाइनली एज वी मेंशन इन अर्ली टेक्स्ट बुक, साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जैसे कि हमने अर्ली इस बुक में टेक्स्ट बुक में हमने मेंशन किया है कि साइंस आपका सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। इट इज ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, ये क्या है, इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, केयरफुल क्वेश्चनिंग, इन सब पर बेस्ड है, ठीक है।
इट ग्रोज एज पीपल आस्क क्वेश्चन, और बढ़ता है ये जैसे जैसे लोग सवाल पूछते हैं, अपने आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं, रिजल्ट्स को शेयर करते हैं, लर्न करते हैं अपनी मिस्टेक से। तो साइंस क्या होता है, डेवलप होता है ओवर टाइम थ्रू द वर्क ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड जनरेशन। किनके वर्क से, जो इंडिविजुअली परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट जनरेशन्स में। इवन इफ यू डू नॉट चूज टू स्टडी साइंस बियॉन्ड ग्रेड 10, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे साइंस आफ्टर 10, जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी हमेशा, जो भी आप करना चाहोगे। इट हेल्प यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट सराउंड यू, ये आपको मदद करती है उस टेक्नोलॉजी को समझने में जो आपके आसपास है। हेल्प अस इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, और आपको इवैल्यूएट करने में मदद करती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पास है क्रिटिकली उसको सोचने की, मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन, और आप उसकी सेंस बना सको जिस वर्ल्ड में आप रहते हो। As you begin this stage of exploration, science invites you not only to learn about world, और जैसे आप इस स्टेज को एक्सप्लोर करते हो तो साइंस आपको इनवाइट करती है सिर्फ वर्ल्ड को जानने में नहीं, बट ऑल्सो टू लर्न हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कि हम कैसे जानने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। एम्बार्क ऑन योर जर्नी ऑफ डिस्कवरी, आप इस जर्नी पर चलिए, और लुकिंग केयरफुली थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने एविडेंसेस को देखना है, गाइडेड बाय द कंपस ऑफ क्यूरियोसिटी, और जो आपकी कंपस थी वो उसकी गाइडेंस में, क्यूरियोसिटी में आपने जाना है। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपका इस बुक का खत्म होता है। ठीक है, ये हो गया डन। और अब हम शुरू करेंगे एक्चुअल जो आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस ऑफ क्लास 9, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 कौन सा है आपका, चैप्टर 2 सेल। ठीक है, यहाँ से आपका एक्चुअल सिलेबस शुरू होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।